अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, मैं आज किसी जगह पर एक बैठा हुआ था, एक छोटी सी मीटिंग थी मेरी। तो वहाँ पर ना किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि जी व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैंने उस वक्त उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि यार मैं आपका जो सवाल है ना उसका जवाब दूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कि आपके अलावा भी जो है ना लोगों का अगर ये क्वेश्चन हो उनको फ़ायदा हो। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी पर अगर हम बात करें तो पॉइंट ये है कि जी फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि अगर कोई इंसान अपने फंड्स को मैनेज करना जानता है, उसको ये पता है कि मैंने अपने पैसे कहाँ पे और कैसे स्पेंड करने हैं, तो वो एक फाइनेंशियल लिटरेट है। अ पर्सन हु नोज हाउ टू मैनेज देयर फंड्स, हाउ टू स्पेंड देयर मनी, सो ही इज़ अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन। ओके, उसको हम फाइनेंशियल लिटरेट कहेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि हमारे बड़ों में भी ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पाई गई। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हैं। अच्छा, पैसे कमाना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अर्निंग मनी इज़ नॉट अ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी ये है कि जी एक इंसान को पता हो कि उसने अपने पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, मैनेज कैसे करना है अपने फंड्स को, क्या उसके लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर हम अपने 15-16 साल की उम्र के बच्चे को, 18 साल की उम्र के बच्चे को, 20-22 साल की उम्र के बच्चे को ग्रेजुएट जब वो यूनिवर्सिटी से होता है उससे पहले पहले अगर फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा दें अपने बच्चों को, तो जब वो 35-40 साल की उम्र में जाएगा तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा। अगर नहीं होगा उस वक्त, तो अगले 5-7 सालों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन नहीं सिखाया जाता ये। आप मुझे बताइए कि अगर आप समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमें अपने बच्चों में ये एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम की एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन देनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए। मैं इस पर फिर हम इस पर बात करेंगे, लेकिन ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आप ये समझेंगे कि जी हाँ जी हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर मैं एक पूरी सीरीज़ चलाऊँगा इस पर, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मेरे अलावा भी जो जो मेरी नज़र में सक्सेसफुल होंगे, जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होंगे, हम उनसे बात कर, मेरी अपनी फिर पूरी कोशिश होगी कि मैं जिस हद तक एजुकेट कर सका इस हवाले से, इस टॉपिक पर, तो मैं इस पर जो है ना वीडियोस बनाऊँ। लेकिन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट्स में बताएंगे तो फिर मैं इसको आगे परस्यू करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये 3-4 मिनट निकाले और मुझे सुना और मुझे बर्दाश्त किया। तो अगर किसी को फ़ायदा हुआ हो तो दुआ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ सो इम्पोर्टेंट। क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? तो मैं 2-3 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो फिर आप मुझे बताइए क्या वाकई ही फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इम्पोर्टेंट है। आप ये सिनेरियोज के अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं, सोसाइटी में ये देखते हैं? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इतने फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो वाई वी आर सो डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 60, 55, 65, 70, आई मीन टू से आफ्टर रिटायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर चिल्ड्रन। वाई इज इट सो? सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं। If we are really well acquainted with the financial literacy, why we are so dependent on our old parents at the age of 30, 35, even after having marriage, having family, having children? We are dependent on our old parents. Why? Teesra scenario, why we are looking for the help? We are out of cash on 25th day, 26th day of the month and waiting for the next month's salary. Why? We don't know how to manage our funds. We don't know how to spend our money. Where to spend our money? We don't know. हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जी हम बच्चा हमसे 40,000 मांगेगा ना मोबाइल के लिए, तो हम उसको 40,000 रुपया दे देंगे। होना ये चाहिए कि 20,000 रुपया उसको दें, उसको कहें यार ये 20,000 रुपया, ठीक है,
लेना है मोबाइल 40,000 का लेना है, इस 20,000 को 40,000 कर लो, 40,000 का मोबाइल ले लो, ठीक है। अब 3 सिनेरियोज हैं, एक वर्स्ट है, बेस्ट है, नॉर्मल है। तीनों सिनेरियोज में आपका भी फायदा है, आपके उस बच्ची का भी फायदा है। चलें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी ये क्या है, 3 सिनेरियोज क्या हैं। अच्छा, नॉर्मल सिनेरियो ये है कि जी उसने 20,000 रुपये आपसे लेके 20,000 का मोबाइल ले लिया और ये सोच लिया कि 20,000 से भी काम हो जाएगा, जो मोबाइल 50,000 40,000 वाले ने करना वो 20,000 वाले ने भी कर लेना, मोबाइल ले लिया, इसमें भी आपका फ़ायदा उसका भी फ़ायदा, ठीक है। बेस्ट केस ये है कि जी वो 20,000 को कहीं इन्वेस्ट करता है, बिजनेस कर देता है और 40,000 रुपया उसको बना लेता है, ठीक है। अब वो आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है कि वो हराम कमाता है या हलाल कमाता है, 20,000 को 40,000 हलाल तरीके से करता है या हराम तरीके से करता है, ये आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन फ़ायदा है आपको अगर वो 40,000 कर लेता है हलाल तरीके से कमा के तो। लेकिन यकीन करें, जब वो मेहनत करके 40,000 करेगा ना, उस 20,000 को 6 महीने 1 साल में वो 40,000 वाला मोबाइल नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मेहनत करके पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अच्छा, अब हम वर्स्ट केस पे आ जाते हैं। अगर वो 20,000 का 40,000 बनाते 10,000 का लॉस भी कर बैठता ना, उसमें भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि उसको ये अपने 20s में पता चल जाएगा कि ये गलती मैंने नेक्स्ट नहीं करनी। वो 35-40 साल की उम्र में जाके 15-20 लाख रुपए के साथ वो गलती नहीं करेगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, अर्ली एजेस में अपने 20s में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन दें, ताकि उनको ये पता हो कि हमने अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना। मसला ये, हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में ही नहीं फ़र्क कर पाए कि एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। हमारे तो डेफिनेशन ही गलत है एसेट्स की। हम समझते हैं मोबाइल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर, ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमारे एसेट्स हैं। मोबाइल इज़ नॉट एन एसेट, कार इज़ नॉट एन एसेट। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि जी एसेट की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, एसेट होता क्या, फिर कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल को आपके बच्चे आगे सिखाएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, फिर फैमिली से टाउन, टाउन से सिटी, सिटी टू कंट्री, ये पूरी एक चेन चलेगी। लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी इन योर 20s, and the best time to learn anything, it is about financial literacy or it is about investing, whatever you want to learn, the best time to learn is now. आज से स्टार्ट करें, you are not late. Thank you so much, आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम निकाला, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, ठीक हैं। जैसे कि वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा आपने कि आज हम वैल्यूएबल एसेट्स की बात करने जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द वैल्यूएबल एसेट्स, हम पहले बात करते हैं कि एसेट है क्या हमारी डेफिनेशन एसेट की ठीक है। जिन चीज़ों को हम अपना एसेट समझते हैं, क्या वो एक्चुअल में हमारे एसेट हैं भी या नहीं। अच्छा, एसेट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए पैसा बनाए, वो एक एसेट है, ठीक। एनीथिंग दैट जनरेट्स मनी फॉर यू इज़ एन एसेट। अच्छा, तो क्या कार आपकी एसेट है? कार आपको पैसे बना के दे रही है, जो आपकी डेली रूटीन में जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अपने आने जाने के लिए। क्या जो घर जिसके अंदर आप रह रहे हैं, सिर्फ आप अपनी लिविंग है आपकी, क्या वो आपका एसेट है? अच्छा, ये आपके एसेट्स नहीं है अनटिल के आप इससे मनी जनरेट करें, अनटिल यू हैव रेंटेड आउट योर कार, अनटिल यू हैव रेंटेड आउट योर हाउस, अ पोर्शन ऑफ योर हाउस, ये एसेट्स नहीं है। अच्छा, जब हमने ये देख लिया कि जो चीज़ हमारे लिए पैसा बनाएगी मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली, ईयरली, बाई एनुअली, वो एसेट है। सो सिंपल अल्फाज में हम ये कहेंगे कि जिस चीज़ से आपकी पॉकेट में पैसे आ रहे हैं वो एसेट है। अब वैल्यूएबल एसेट्स की बात करते हैं। अच्छा, पहली बात कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। डू योर ऑन रिसर्च, यूज़ योर स्किल, यूज़ योर एक्सपर्टीज बिफोर इन्वेस्टिंग। किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। So, ये जो लिस्ट है, ये विच आई बिलीव द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स।
उसमें, और ये रैंडम लिस्ट है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि जी पहले दूसरे, रैंडम लिस्ट है ये आप अपने मुताबिक इसको देख सकते हैं कि जी कैसे कौन सी चीज़ पहले नंबर पर आती है और फिर उसके आगे ऑर्डर क्या होना चाहिए। अच्छा, एक है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसे मैंने पहले कहा कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका एसेट नहीं है अनटिल के अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं, उसका एक पोर्शन रेंट आउट करते हैं और मंथली वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं, वो एसेट नहीं है। अच्छा, रियल एस्टेट में लैंड है, कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके आपको पेशेंस की ज़रूरत है। कोई भी एसेट आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा, ऐसा नहीं ओवरनाइट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही है, सो यू मस्ट हैव सम पेशेंस। ओके, रियल एस्टेट के बाद है स्टॉक्स, शेयर्स। ये थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकली इसको देखना पड़ेगा, समझने के लिए भी थोड़ी सी आपको अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को इन्हांस करना पड़ेगा। स्टॉक्स क्या हैं, शेयर्स क्या हैं, इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ये कैसे आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे सकते हैं, फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। और उसके बाद है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, लेकिन स्टॉक्स में आप इंडिविजुअली चीज़ों को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट पर्सन मिल के एक फ़ंड बनाते हैं और उसको एक फ़ंड मैनेजर रन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है आपके फंड्स को, और डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस जैसे कि हम डिजिटल एरा में हैं और हम सब ने पेंडेमिक फेस किया है, कोविड-19 के पेंडेमिक से गुजरे हैं हम। आई वुड प्रीफर कि ऑनलाइन बिजनेस इज़ बेटर देन ऑफलाइन बिजनेस। अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो आपको उसको ऑनलाइन भी उसकी प्रेजेंस रखनी चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए ऑनलाइन भी, जिसका आपको आगे आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे मेरे 4 वैल्यूएबल एसेट्स, जिसमें रियल एस्टेट, स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस। इसके अलावा अगर आप कोई कंसीडर करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसके अलावा आप क्या समझते हैं जो कि एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है इन अ लॉन्ग रन। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको तब ही है अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए चलते हैं। मतलब आज अगर आप 20 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने अगले 20 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी है। लेट्स सपोज कोई स्टॉक परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज 25 साल के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 45 ईयर्स पे जाके आपने उसका बेनिफिट लेना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक्चुअल में बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अपने एसेट से वेल्थ को जनरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप 15 से 20 साल का माइंड बनाएं अपनी इन्वेस्टमेंट का। थैंक्स सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, ठीक हैं? लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी मेरी तो वो प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो देख सकता है। माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2021 के टाइटल से है वो। उससे भी पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया दी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स दैट विल मेक यू रिच इन फ्यूचर। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप भी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा इन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं इस आज के टॉपिक के एंड पर, आज की वीडियो के एंड पर मैं वो लगा दूँ। एनीवेज, आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रियल एस्टेट। सो लेट्स डिस्कस द प्रोज ऑफ द रियल एस्टेट फर्स्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है, जो फायदा है आपको, एडवांटेज है, वो है रियल एस्टेट ऑलवेज एप्रिशिएट। रियल एस्टेट हमेशा वैल्यू बढ़ती है रियल एस्टेट की, ठीक है, अनलेस के आपने किसी गलत लोकेशन पर नहीं ले लिया, किसी रॉन्ग लोकेशन पर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं ले ली, कोई लैंड ऐसी जगह पर नहीं ले ली जो कि सही नहीं, दरिया के किनारे आपने कोई लैंड नहीं ले ली, आपने किसी कोई ऐसी जगह नहीं ले ली जो डिस्प्यूट है, जिसके लीगल मैटर्स में इशू है। तो अनलेस के आपने कोई रॉन्ग लोकेशन पर प्रॉपर्टी ली है या लैंड ली है, इट ऑलवेज एप्रिशिएट्स। तो ये तो हो गया इसका पहला बेनिफिट, पहला एडवांटेज जो है रियल एस्टेट का वो है इट ऑलवेज एप्रिशिएट। अच्छा, सेकंड वन पर आते हैं, इट जनरेट्स पैसिव इनकम। ये आपको पैसिव इनकम देती है, रेंटल इनकम देती है। मिसाल के तौर पर आपका कोई घर है, इवन कोई अपार्टमेंट है, कोई फ्लैट है, तो ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। ये इसका दूसरा फायदा है कि आप रेंटल इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं अपनी।
अच्छा, सेकंड के बाद अब अगर हम थर्ड पॉइंट पर आए तो रियल एस्टेट फाइट्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या है कि रियल एस्टेट कैसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करती है। अच्छा, इससे पहले हमें इन्फ्लेशन को समझना होगा। इन्फ्लेशन क्या है कि जी महंगाई कितनी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बेसिकली अफराते ज़र इसका मतलब होता है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब लास्ट वीक बजट अनाउंस किया गवर्नमेंट ने और उसमें उन्होंने 9% डिक्लेयर किया इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट 9%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी अगले साल जो चीज़ें महंगी होंगी वो 9% से होंगी। हर चीज़ 9% से नहीं होगी, कोई 19% से हो रही होगी, कोई 2% से हो, तो एवरेज जो रेट है वो 9%। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट नेक्स्ट ईयर का 9% डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, तो जो रियल एस्टेट है वो ऑन एवरेज 12 to 14% एनुअली अप्रिशिएट होता है। जैक लग सकता है आपका 5 साल में, हो सकता है आपकी 1 करोड़ रुपए की जो चीज़ आपने ली थी अगले 5 साल बाद वो 2 करोड़ की हो, 100% आपको बेनिफिट हो जाए। लेकिन मैं एक ऑन एवरेज बात करता हूँ, रियलिस्टिक होकर हम बात करते हैं तो 12 से 14% का जो है वो इंक्रीज आता है। अब 12 और 14% अगर हम कंपेयर करें 9% से, तो आपको बेनिफिट हो रहा है 3 to 5% का। तो इस तरह रियल एस्टेट फाइट्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इस पॉइंट का ये मतलब है। अच्छा, अब आगे फोर्थ वन इज द कंट्रोल। यू हैव कंट्रोल। एक टेंजिबल एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी लैंड है, आपका अपना कंट्रोल है, आप उस पर डेवलपमेंट करके उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के कंट्रोल है आपका, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट है ना, तो आप कुछ भी उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी। ठीक है, लैंड को बेहतर बना सकते हैं। कोई प्लॉट है, कोई डाउन है, ज़्यादा ज़मीन से नीचे है, आप उसको ज़मीन के बराबर ला सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी लैंड की। इस तरह प्रॉपर्टी है, अगर वो पुरानी है, आप उसकी मेंटेनेंस करके डेवलपमेंट करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब है कंट्रोल का। अच्छा, ये मैंने आपसे डिस्कस की है प्रोज रियल एस्टेट के। अप्रिशिएट होती है इसकी वैल्यू, ये रेंटल इनकम दे सकती है, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करती है, और आपका अपना कंट्रोल है इस पर। अच्छा, अब हम आते हैं जी कॉन्स ऑफ दी रियल एस्टेट। कौन से मुराद ये है कि जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी से क्या मुराद है कि जी आप इसको जल्दी सेल आउट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक चीज आपके पास आज पड़ी है, 1 करोड़ रुपए की आपने ली है, ऐसा नहीं है आप उसको कल बेचें और वो आपको फौरन से 1 करोड़ मिल जाएगा या मार्केट में बिक जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ता है। हो सकता है उसको बिकने में दो महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लो लिक्विडिटी, रियल एस्टेट की बात करूं। अच्छा जी, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा है जी लाइबिलिटी। लेट्स सपोज आपने एक प्लॉट लिया या लैंड ली या प्रॉपर्टी ली, अपार्टमेंट लिया या फ्लैट लिया, आपके पास पैसे नहीं थे इकट्ठे, 50 लाख नहीं था, 60 लाख नहीं था, तो आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स पर ले लिया। अब 2 3 4 लाख 5 लाख आपने डाउन पेमेंट दे के चीज़ ले तो ली है, लेकिन उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है आपने, आप पेएबल हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो अगर आप नहीं पे कर सकेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आप पर आ जाती हैं इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में और डिफरेंट चार्जेस की शक्ल में। अच्छा, थर्ड वन है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है इसकी। रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इज़ वेरी हाई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब एक बंदे से दूसरे के पास जब ये ट्रांसफ़र होती है, जब आप परचेज करते हैं, उसका ट्रांसफ़र कॉस्ट विद होल्डिंग टैक्स ब्ला ब्ला, ये जो टैक्सीज हैं, जो चार्जेस हैं, ये हाई हैं। कि एक ये इसका डिसएडवांटेज है। और चौथा जो फोर्थ वन जो है वो है प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं रखते, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखते, उसकी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, तो फिर उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो जाहिर है प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखने के लिए आपको उस पर पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। इवन वो एक प्लॉट हो, लैंड हो या प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, आपको उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये थे इस रियल एस्टेट के कॉन्स, जिसमें हमने डिस्कस किया जी। लो लिक्विडिटी है, इंस्टॉलमेंट्स की लाइबिलिटी हो सकती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस का इशू है। सो ये थी जी आज हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रियल एस्टेट। होप कि आपको जो है आइडिया हो गया होगा कि जी आपके लिए कौन सा एसेट बेहतर है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आइदर इट इज़ रियल एस्टेट और इट इज़ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। सो एनीहाउ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबका ठीक हैं? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल एस्टेट। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी आप में से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो के एंड पर भी उसका लिंक लगा दूंगा। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स डिस्कस द प्रोज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स फर्स्ट।
सो पहला जो द फर्स्ट वन एडवांटेज है ना, जो पहला बेनिफिट है स्टॉक्स का या म्यूचुअल फंड्स का, वो है हाई लिक्विडिटी। इससे मुराद क्या है? हाई लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जी आप इसको 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको टाइम लगता है, जब तक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी आपको कैश नहीं मिल सकेगा। लेकिन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट ये है कि जी आप अपने पैसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 24 टू 48 आवर्स। इन केस अगर आपको अर्जेंट बेसिस पर विद इन 1-2 आवर्स भी पैसे चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड इसका बेनिफिट है, जो सेकंड एडवांटेज है, वो है you can track performance of your fund, either it is mutual fund or stock, whatever the company's stock you are owning, you can track the performance of that particular stock or mutual fund. As we know, the PSX, Pakistan Stock Exchange website, and the mutual funds, MUFAP, Mutual Fund Association of Pakistan, इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप इनकी वेबसाइट पर अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि जी क्या जा रहा है, डेली बेसिस पर भी और इवन आवरली बेसिस पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है। उसके बाद है जी लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तो इवन 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20 साल के हैं, आप 20 साल की उम्र में 500 रुपए से 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे ये, इस पर हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे, फर्दर लेक्चर्स दूंगा मैं कि कैसे आप 500 या 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन है, क्या उसका क्राइटेरियन है और क्या तरीकाकार है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैं फर्दर बताऊंगा। अभी फिलहाल बेनिफिट्स की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के और स्टॉक के। अच्छा, फोर्थ वन इज द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब यह है कि जी आप थोड़े से पैसे डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके पैसे। ठीक है, आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया है तो उस म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स सपोज आगे 12 कंपनीज में है, तो आपके थोड़े से पैसे 12 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए। अगर कोई 2-3 कंपनीज डाउन गई भी हैं, लॉस में भी हैं, तो बाकी 5-7 कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में है, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के 4 बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं। वो क्या हैं जी? हाई लिक्विडिटी है, दी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, लेट्स डिस्कस दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन जो डिसएडवांटेजेस का, वो है मार्केट वोटेलिटी। मार्केट वोटेलिटी क्या है कि जी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जी मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर आज ऊपर जा रही है तो कल बिल्कुल ही डाउन जा सकती है मार्केट, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। हाई वोटेलिटी मार्केट है ये। अच्छा, जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो है मार्केट कैन क्रैश एनी टाइम। होता नहीं है ऐसे, अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई, उसको भी क्रैश नहीं कहेंगे मतलब, लेकिन नीचे चलेगी, बहुत ही ज़्यादा नीचे चलेगी, इतनी नीचे चलेगी कि फंड्स ही विड्रॉ नहीं थे कर सकते। तो यस, ये एक डिसएडवांटेज है कि मार्केट क्रैश भी कर सकती है। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, इकोनॉमिक कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है, बॉर्डर पर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिससे मार्केट क्रैश कर सकती है। तो यस, ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो है वो थर्ड वन है, वो है नो कंट्रोल ऑन मार्केट। जैसे कि मैंने कहा मार्केट क्रैश कर सकती है, मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है यू कांट कंट्रोल मार्केट। आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट नीचे जा रही, आप बस देख सकते हैं चुप करके, या अपने फंड्स को निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव नो कंट्रोल। अच्छा, फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसमें बेनिफिट चाह रहे हैं ना, एक्चुअल बेनिफिट, अगर आप स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। 5 to 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर ही आपको एक अच्छा हेल्दी बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप अगर ये सोचें 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट, उससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो वेल्थ अगर जनरेट करना चाह रहे हैं आप स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल हो सकती है। तो ये थे कॉन्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। वो क्या हैं जी? मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट क्रैश, नो कंट्रोल ऑन मार्केट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आज हमने जो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। इन दोनों के एडवांटेजेस को भी देखा और डिसएडवांटेजेस को भी देखा। तो उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और ये
डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको कि जी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना है आपने या रियल एस्टेट की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है जी। आज हम बात करते हैं इनकम की टाइप्स पर। 3 टाइप्स ऑफ इनकम, 3 तरह की इनकम होती है। एक होती है अर्नड इनकम, एक पैसिव इनकम और एक पोर्टफोलियो इनकम। अब अर्नड इनकम क्या होती है? अर्नड इनकम वो है जिसमें आप अपना टाइम देते हैं और उसके अगेंस्ट आप रेम्यूनरेशन लेते हैं, उसके अगेंस्ट आप पैसे लेते हैं। इसमें एम्प्लॉयज आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, अर्नड इनकम में ही आते हैं, क्योंकि वो भी अपना टाइम दे रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, किसी स्किल्स के अगेंस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर उनको उसके अगेंस्ट जो है इनकम मिलती है। और जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम वो है, लेट्स सपोज आपने कोई घर रेंट पर दिया हुआ है और वो मंथली आपको पैसे जनरेट करके दे रहा है, या आपने किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से आपको मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पर पैसे आ रहे हैं, इसको हम पैसिव इनकम बोलेंगे। जो थर्ड है वो है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम की मिसाल ऐसे है कि लेट्स सपोज आपने कोई एक जगह ली, 1 करोड़ पे उसकी कीमत थी और उसको आपने 1 से 2 साल के लिए होल्ड किया और उस जगह को 2 साल बाद आपने 2 करोड़ का बेच दिया। तो जो कैपिटल गेन है आपका 1 करोड़ रुपया, वो आपकी पोर्टफोलियो इनकम में आ जाएगी। तो ये थी बेसिकली 3 टाइप्स की इनकम, अर्न इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। इन तीनों में मैंने आपको फर्क बता दिया कि ये तीनों इनकम में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। अब ये भी मैंने आपको बताया कि अर्न इनकम में एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आते हैं, और पैसिव इनकम में जो है वो बिजनेसमैन आते हैं। और अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में फ़र्क है, इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं ये। और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स आते हैं जो अपनी मनी को होल्ड कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए। पैसिव इनकम में बिजनेसमैन आते हैं। अच्छा, अब हम इस पर फर्दर डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई अर्न इनकम की कैटेगरी में फॉल करता है तो वो कैसे अपने आप को पैसिव इनकम में लेके जा सकता है और कैसे पैसिव इनकम से पोर्टफोलियो इनकम में ट्रांसफर किया जा सकता है, या ट्रांसफर हो सकता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इस पर हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको जनरल सा जो है जिसका बैकग्राउंड बताया है कि एक जनरल ओवरव्यू दिया, होलिस्टिक ओवरव्यू दिया है। तो फर्दर हम इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। Welcome to Abu Bakr Chaudhary YouTube channel. If you are thinking about how to manage my salary, how to manage my money wisely, so you are at the right place. Today we are going to discuss about the managing money, managing salary in an effective way. So if you are new at my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon for getting notification in future. हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि अगर आप परेशान हैं कैसे अपनी सैलरी को मैनेज करें प्रॉपर वे में, स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए एक अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं और अपनी सैलरी को, अपनी मनी को, अपनी इनकम को एक बेहतर वे में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अगर मैं आपको वे में बताऊं, आप एक अगर स्ट्रैटेजी सिंपल आप अप्लाई करें, वो क्या है? वो है 50-30-20 रूल। अब इसका मतलब क्या है 50-30-20 रूल? क्या है ये? आपकी जितनी भी सैलरी है आप उस पर 50-30-20 रूल अप्लाई कर दें। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज योर सैलरी इज 100,000, सो उसको मल्टीप्लाई कर दें 50% से, देन 30% से और देन 20% से। अब 50% क्या है? 50% है आपकी नीड्स, 30% है आपकी वांट्स, आपकी सेविंग्स, आपकी इंटरटेनमेंट, आपका इमरजेंसी फंड, 20% है आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि 3 years ago कोरोना एक पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारों का बिजनेस जो है वो क्लैप्स कर गया।
तो अगर आपने ये आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये रूल अप्लाई किया होता, 50-30-20 रूल अप्लाई किया होता अपनी सैलरी पर, अपनी इनकम पर, तो आपको उस पेंडेमिक के दौरान इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता, जो कि मोस्टली लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड परेशानी का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और हमारे एशिया रीजन में। इसकी वजह यही थी कि लोग जितना अर्न करते हैं उतना ही स्पेंड कर देते हैं। तो आज से ही आप स्टार्ट करें 50-30-20 रूल अप्लाई करना, जो कि 50% का मतलब है अपनी नीड्स को अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊं तो रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये इससे मुराद नीड्स है। और जो 30% है वो है आपकी सेविंग्स, आपका इंटरटेनमेंट फंड कह लें, इसको इमरजेंसी फंड कह लें, आप इसको वांट्स कह लें। अब नीड्स और वांट्स में फ़र्क क्या है? नीड्स ये है कि जी आपने खाना खाना है ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए आपको सांस लेने के लिए, ठीक है। अब वांट्स ये है कि जी आपने खाना घर में नहीं खाना, आपने खाना खाना है किसी 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है नीड्स और वांट्स में, ठीक। और जो बाकी 20% है वो है आपका इन्वेस्टमेंट, उसको आप इन्वेस्ट करें। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जी 100,000 अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें से 50% आपकी नीड्स हैं, 30% आप वांट्स में यूज़ कर रहे हैं और 20% आप इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो 20,000 मैं किधर इन्वेस्ट करूं? बहुत सारे वेज हैं, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे जी कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके। अच्छा, ये 100,000 मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ली है। आपकी जितनी भी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करें, पहले 50 से परसेंटेज उसकी ले लें, 50%, फिर 30%, फिर 20%, और उसको अपने सेग्रीगेट कर लें नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इकट्ठी भी हो चुकी होगी और आप अर्ली स्टेज पे जाके रिटायरमेंट का भी सोच रहे होंगे। सो अगर आप अपने 20s में हैं, इवन इफ़ यू आर इन योर 30s, सो यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी एंड रिटायर एट द एज ऑफ 50। सो आज हमने इस पूरी वीडियो में क्या बात की कि जी कैसे इसको बेहतर वे में मैनेज कर सकते हैं, अपनी सैलरी को, अपनी मनी को इफेक्टिव वे में। तो 20%, 30%, 50%, 50% नीड्स हैं, 30% वांट्स हैं, 20% इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स पर हम बाद में बात करेंगे कि जी कैसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जी अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन आया जी मुझे, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, इनमें से बेहतर क्या है? तो देखें जी, ये इंडिविजुअल पे वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा ये कि जी आप ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हैं तो आप ट्रेडिंग की तरफ जाएं, आप इन्वेस्टिंग में कंफर्टेबल हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई डू बिलीव इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके लिए एक्सपर्टीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपकी, ख़ास तौर पर जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल्ड इन्फो होनी चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अगर आप काम ही यही करते हैं, आपका ब्रेड एंड बटर ही ट्रेडिंग है, फिर तो ठीक है, सही है, आप उसको जैसे मर्जी लेकर चलें। जितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं उसके मुताबिक आप अपनी ट्रेडिंग करें। लेकिन अगर आपका ये परमानेंट प्रोफेशन नहीं है, आपका ब्रेड एंड बटर इस पर नहीं चल रहा, तो फिर ट्रेडिंग को अवॉइड करें, फिर आप होल्डिंग की तरफ जाएं और इन्वेस्टिंग को प्रीफर करें, ठीक है। आप एक स्टॉक लें, अगर इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर उसको 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट सोच के ही आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े अगर आपका ब्रेड एंड बटर नहीं है, ठीक है, फिर आपको फायदा होगा। मेरा अपना वैसे ओपिनियन है कि अगर आपने स्टॉक्स में जाना है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो 3 से 5 साल का टेन्योर कम अज कम, ठीक है, जो विच आई बिलीव। आगे आप अपना बेहतर समझ सकते हैं।
तो उम्मीद है कि जिसका ये क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिंग बेहतर है या ट्रेडिंग बेहतर है, तो उसको आंसर मिल गया होगा कि जी अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग है, अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो फिर इन्वेस्टिंग है, जो कि अच्छा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ अगर आप जाते हैं तो। और अगर आपका ब्रेड एंड बटर इस पर नहीं चलता ट्रेडिंग पर, तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है बिला वजह के रिस्क लेने की। फिर आप सुकून से इन्वेस्टमेंट करें और 2-4 साल के लिए स्टॉक्स लेकर छोड़ दें, भूल जाएं। और अगर आपका ब्रेड एंड बटर ही इस पर है तो फिर ज़ाहिर है आपको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा और जो रिस्क है उसको भी बियर करना पड़ेगा। तो एनीवेज, गुड लक। वेलकम टू बकर चौधरी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जी म्यूचुअल फंड्स पर, कि आपको किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स ये हैं कि जी कुछ लोग मिलकर एक जगह पर पैसे लगाते हैं और उन सब पैसों को एक मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है, वो यूज़ कर रहा होता है। यूज़ से मुराद ये है कि डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट लोगों के, बहुत सारे लोगों के पैसे मिलकर जो एक फंड बनता है उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कितनी किस्म के? वैसे तो बहुत सारी किस्म के, लेकिन हम 3 मेजर टाइप्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में 3 मेजर टाइप्स जो कि हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, डेट मार्केट म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब जो मनी मार्केट है वो उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो बहुत लो है, वेरी लो रिस्क ले सकते हैं, वो जाएं मनी मार्केट की तरफ। अच्छा, इसके अलावा फिर जो डेट मार्केट या इनकम फंड जिनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, वो हैं जिनका जो मॉडरेट लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है, यानी कि ना हाई रिस्क ले सकते हैं ना ही बहुत लो है, दरमियाने लेवल पर है। वो जाएं डेट मार्केट की तरफ, इनकम फंड की तरफ। और इसके अलावा जो हाई रिस्क टेकर्स हैं वो जाएं इक्विटी फंड्स के साथ। इक्विटी मार्केट में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो टोटली स्टॉक मार्केट में होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में होंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो इधर हाई रिस्क होता है, ज़ाहिर है, क्योंकि स्टॉक्स में, शेयर्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट के जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जी आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इन्वेस्ट करें जहां पर आपको सूट करता है। अगर आपको लगता है कि जी आप की रिस्क प्रोफाइल वेरी लो है तो आप मनी मार्केट की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है कि जी आप मॉडरेट लेवल पर रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इनकम फंड की तरफ जाएं। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो फिर आपको इक्विटी मार्केट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कस्टमाइज्ड प्लान बनाएं। अब कस्टमाइज्ड प्लान का क्या मतलब है? लेट्स सपोज आपकी एज 30 है, मैं सपोज कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, जम्पशन ले लेता हूँ कि आपकी एज 30 है। तो 100 में से 30 को माइनस कर दें, बाकी बचे 70% आप इक्विटी मार्केट में लगाएं और बाकी 30% आप डेट फंड में या फिर मनी मार्केट फंड में लगाएं। सही, जितनी आपकी एज है, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैं 40 का हूं, तो फिर आप 100 में से 40 निकाल के 60% आप इक्विटी में लगाएं और 40% आप डेट मार्केट में, डेट इनकम फंड में या फिर मनी मार्केट फंड में लगाएं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, मैं डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक। अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप अर्ली स्टेज में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आप जल्दी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी सजेशन ये, आप इक्विटी मार्केट की तरफ जाएं और 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो एक अच्छी खासी बल्क में जो है अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको आइडिया हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, उनमें मेजर 3 टाइप्स कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपको किस फंड की तरफ जाना चाहिए अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। तो ये था सारा वीडियो का क्रक्स। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी।
अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू अबूबकर चौधरी यूट्यूब चैनल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आप अपनी सेविंग्स को, अपनी सैलरी को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं आने वाले वक्त में, अगर आप ये सोचते हैं कि जी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही अमीर बन सकता है, एक सैलरीड पर्सन कैसे अमीर बन सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जी आप अपनी सेविंग्स और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचा के कहाँ पर इन्वेस्ट करें जो कि अगले आने वाले 15-20 सालों में आपको एक अमीर आदमी बना सकते हैं। वो क्या है? वो तीन तीन आपको मैं ऐसी बताऊंगा अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एवेन्यूज बताऊंगा, ऐसी ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें अगर आप आज से ही थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें अपनी सैलरी में से बचा के, तो यू विल बी अ रिच पर्सन इन फ्यूचर। अब वो तीन ऑप्शंस क्या हैं? एक तो जी हैं म्यूचुअल फंड्स, दूसरी ऑप्शन है जी स्टॉक्स, और तीसरी है रियल एस्टेट। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जी एक सैलरीड पर्सन रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? जी बिल्कुल सही बात है, एक सैलरीड पर्सन रियल एस्टेट में आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप रियल एस्टेट से स्टार्ट ना करें, रियल एस्टेट से आप स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में तो 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें अपनी मंथली बेसिस पर, जितना भी आप बचा सकें, वो 500 है, 5000 है, 50,000 है, वट एवर इट इज, आप वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर म्यूचुअल फंड से आप जब आपके पास 2-3-4 साल में एक अच्छी खासी अमाउंट ऐड हो जाए, देन आप रियल एस्टेट की तरफ मूव करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप 2-3 साल बाद एक प्लॉट ही ले लेंगे पूरे नेट कैश पर, लेकिन आप कम से कम डाउन पेमेंट ज़रूर पे कर सकेंगे, जिसके बाद आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स देकर आप अपना प्लॉट ले सकते हैं या कोई घर ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी ऑप्शन हैं जहां पर आपको अब इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट की बजाय घर भी मिलते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे, अगर आप प्लॉट के साथ जाना चाहें प्लॉट भी ले सकते हैं, अगर आप घर के साथ जाना चाहें तो घर भी ले सकते हैं। तो एनीवेज, मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। वो कैसे? आज से ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। इन्वेस्ट कहाँ पर करें? म्यूचुअल फंड्स में करें, स्टॉक्स में करें और रियल एस्टेट में करें। रियल एस्टेट में अभी नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में स्टार्ट करें। थोड़ी सी अमाउंट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और वक्त के साथ साथ वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। देन उसको आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट की तरफ मूव कर जाएं। तो ये थी सारी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई। आने वाले 15-20 सालों में आप एक अपना भी फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं और अपने जो बच्चों का फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर भी कर सकते हैं, और सुकून से रिटायरमेंट के बाद आप इजीली अपनी लाइफ भी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। वेलकम टू अबूबकर चौधरी यूट्यूब चैनल। If you are worrying about which is better for you, day trading or long term investing, so you are at the right place. We are going to discuss this topic today. Before going into details of this video, so if you are new at my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon for getting notification in future. So let's discuss our today's topic, day trading versus long term investing. I'll be very honest with you. Long-term investing is for you. Do you know why? Once an interviewer asked Warren Buffett, what is the best time to sell the stock? So, do you know what he answered? He said, never. Basically, the question was, how long you hold the stock? So he answered, he replied, forever. So if you want to be a real rich, so you should invest for a long term. Day trading is not for you if you want to be a real rich. Day trading can help you in your bread and butter, in daily bread and butter, but can't make you a real rich. You have to be a long-term investor for real rich. There are certain reasons why long-term investing is better for you.
if you are in your 20s or 30s and you plan for a long-term investing, I bet you can retire at the age of 50. But you have to work on some technical skills before going into investing. So my advice to you is you should invest at early stage. And long-term investing is always better than day trading. My best wishes are with you. Welcome to Boka Chaudhary YouTube channel. If you are worrying about where to invest our money, where to invest our savings, so you are at the right place. Today we are going to discuss this topic. If you are new at my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon for getting notification in future. I am telling you 3 avenues where you can invest your extra money and savings. The first one is real estate. Real estate is the safest investment and you will get 12 to 15% annually. I'm talking about the average. So second avenue is mutual funds and you will get 15 to 18% average annually. And the third one is stocks, shares, and you will get 18 to 21% annually. But remember, I am talking about average, not absolute. And you know, the most famous, the most wealthy investor, Warren Buffett, also gets 18 to 20% annually return. I'm talking about the return. So you can also invest in these 3 avenues. And what are these 3 avenues? Number 1 is real estate, number 2 is mutual funds, and number 3 is stocks. If you can't fundamental and technical analysis, so you should go for mutual funds. Don't go for direct stocks. It will harm your investment. If you can analyze the financial statements, you are well acquainted with the technical analysis and fundamental analysis, then you can go for direct stocks. You can directly invest in any company, whatever you like. Okay, so today I've told you the 3 avenues where you can invest your money. I'm concluding this video. Number 1 is real estate, number 2 is mutual funds, and number 3 is stocks, shares. I'm just telling you where to invest our money, where to invest our savings. So start early. As much as you can start early, you will get better returns. 3 categories of people: side lane, slow lane, fast lane, according to their spending. Side lane are those who earn money and spend money, nothing else. Slow lane, they earn money and they spend money, but a portion of their income they invest. So they get rich in future. After 30 to 40 years, they get huge amount of money. And the third one is fast lane. They sacrifice their life, they sacrifice their happiness in the early stage of life, but they get rich at the age of 35, 40, 45. I mean to say they get rich early and get all the benefits which they can acquire